गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं स्वागत कर रहा हूँ आपका एडू फ्यूचर चैनल पे। क्लास 9 का जो टॉपिक था आपका ये फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसी पर हम लोग बात करने जा रहे हैं और उसी का नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने अब है, दैट इज़ इवेपोरेशन। ओके, तो चलिए इवेपोरेशन समझते हैं हम लोग। बहुत आसान टॉपिक है ये। देखिए क्या कहता है, चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। जब आप किसी कंटेनर के अंदर कोई मटेरियल को रखते हो, मान लो वाटर को रखो आप किसी कंटेनर के अंदर और उसको खुले में छोड़ दो, तो आप देखिएगा एक से, मान लो आप सवेरे में 5 ml वाटर रखो और आप क्या करो, आप शाम में उसको देखो तो आप देखोगे ये 5 ml वाटर जो होगा वो इवेपोरेट कर चुका होगा। तो इवेपोरेशन यही है, आपने उसको हीट नहीं किया है, वो अपने आप इवेपोरेट किया है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पे। वही चीज़ है ये कि चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। उसी तरह से अगर आप पेट्रोल को रख दो अपने हाथ पे, पंप पे पेट्रोल को रखते हो, क्या हो जाता है, वो इवेपोरेट कर जाता है ना। सो दैट इज इवेपोरेशन। आपने उसको बॉयल नहीं किया है, वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से ही इवेपोरेट कर गया है ना, वो अपने गैसियस फॉर्म में आ गया है, उसी को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। अब देखिए सरफेस ऑफ अ लिक्विड हैज़ पार्टिकल्स। देखिए इवेपोरेशन के बारे में ही बताया गया है कि सरफेस ऑफ अ लिक्विड हैज़ क्या, पार्टिकल्स। किसी भी लिक्विड के सरफेस का जो पार्टिकल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है बढ़ जाती है। किसकी वजह से बढ़ती है, सराउंडिंग टेम्परेचर से, है ना। तो सरफेस, मान लो ये जो है वाटर का पार्टिकल्स का सरफेस है और इस सरफेस से क्या हो, ये पार्टिकल्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव करने लगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन बोलेंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सरफेस वाटर जो होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी। ओके, अब देखो इसी चीज को हम लोग समझ रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन को हम लोग समझ रहे हैं एक्टिविटीज के द्वारा। देखिए एक्टिविटीज आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ 1.14। इस एक्टिविटी से हमको क्या पता चलेगा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट होता है, विंड का क्या इफेक्ट होता है, इवन ह्यूमिडिटी की क्या इफेक्ट होता है, किस पे, इवेपोरेशन पे। इसी चीज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए आपके सामने आ गया वो एक्टिविटी। क्या है ये एक्टिविटी कि आपको टेस्ट ट्यूब ले लेना है और चाइना डिश ले लेना है, और टेस्ट ट्यूब में वाटर को रख दीजिए और चाइना डिश में वाटर को रख दीजिए ओपन एरिया में। ओपन एरिया कहने का मतलब जहाँ पे हवा चल रही हो, ओके, या फिर आप खिड़की के पास रख सकते हो इसको। जब ओपन एरिया में आप रखोगे तो आप थोड़ी देर के बाद आप टेस्ट करो, लगभग 3 से 4 घंटे में, तो आप देखोगे इसका वाटर इवेपोरेट कर चुका होगा, जबकि इसका वाटर कंपेरेटिवली कम इवेपोरेट किया होगा। इससे क्या पता चलता है कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा था और इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा था तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या था, हाई था। इसका सरफेस एरिया कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, कम होता है। इसी सिस्टम को अगर आप रेनी डेज में छोड़ोगे ना, अगर आप बरसात के दिनों में ये पूरे सिस्टम को लगा करके आप छोड़ोगे, तो आप पाओगे कि रिजल्ट जो आपका होगा ना वो कंपेरेटिवली इससे कम होगा। मतलब जितना तेजी से वो गर्मी के दिनों में इवेपोरेट किया था उतना तेजी से वो रेनी डेज में इवेपोरेट नहीं करेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि रेनी डेज जो होता है ना उसमें एयर में पार्टिकल्स पाए जाते हैं वाटर के, और एयर में जब वाटर का पार्टिकल्स पाया जाएगा तो वो क्या करेगा, वो जो वाटर आपने इसमें रखा है ना उस पार्टिकल्स को अपने तरफ मूव करने नहीं देगा, है ना। कहीं ना कहीं वो वाटर का पार्टिकल्स, जो वाटर प्रेजेंट है ना इस चाइना डिश के अंदर और ये टेस्ट ट्यूब के अंदर, उस वाटर को अपने तरफ आने से रोकता है। कहने का मतलब कि अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी हो तब भी रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वो कमता है। नेक्स्ट आप कंडीशन देख रहे होगे जिसमें क्या बताया गया है कि आपको यही चीज आपको क्लोज एरिया में रखना है। देखो ये ओपन एरिया में हमने रखा, इसको क्लोज एरिया में रखना है। तो आप क्या पाओगे कि क्लोज एरिया में जब आप इसको रखते हो ना तो देखते हो रेट ऑफ इवेपोरेशन ओपन एरिया के कंपेयर में कंपेरेटिवली कम जाता है। ओके, तो ये क्या है, इससे ये भी पता चलता है कि ओपन एरिया में जो है वो विंड का मूवमेंट है। विंड जो होता है, जैसे ही वाटर पार्टिकल्स यहाँ से इवेपोरेट करेगा ना तो विंड इस वाटर पार्टिकल्स को क्या कर देता है, यहाँ से हटा देता है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन इसमें क्या होगा, कम होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं अगला ऑब्जर्वेशन। देखिए वही है, चाइना डिश इवेपोरेट वाटर फास्टर, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में। क्यों, क्योंकि इसका सरफेस एरिया लार्जर है, वही मैंने लिखा है। कंक्लूजन क्या इससे पता चला कि लॉन्गर द सरफेस एरिया या लार्जर द सरफेस एरिया हाइयर द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप ड्राइंग क्लोथ को ड्राई करते हो तो आप देखते होंगे आप क्लोथ को बहुत अच्छे ढंग से फैला देते हो तो वो तेज़ी से सूखता है। क्यों, क्योंकि जब आप उसको फैलाते हो, जैसे क्लोथ को एकदम आप मतलब उसको ये
पूरे फोल्डेड स्टेज में रखो तो देखोगे वो तेज़ी से नहीं सूखेगा। लेकिन जब आप उसको स्प्रेड आउट कर दोगे, क्लॉथ को पूरे ढंग से फैला देते हो, तो क्या होता है, बहुत तेज़ी से सूखता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ गया है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, रेट इवेपोरेशन हाई हो जाएगा और वो तेज़ी से सूखेगा। नेक्स्ट देखिए अगला ऑब्जर्वेशन क्या आया था, सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारा, कि हाई टेम्परेचर जो होता है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ाता है। तो आपको मैंने बताया था ना कि समर सीजन में जब आप ये काम करते हो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत हाई हो जाता है, लेकिन विंटर सीजन में या फिर आप कोल्ड सीजन में ये काम करोगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा वो हाई नहीं होगा। तो देखिए रीज़न वही दिया हुआ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सरफेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस लिक्विड इंक्रीजेज बाई टेम्परेचर, दस एस्केप आउट इजिली एंड फास्टर रेट ऑफ इवेपोरेशन। जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो सरफेस वाटर जो होता है ना वो तेज़ी से एस्केप आउट करता है। एस्केप आउट करेगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। जैसे देखिए वही लिखा हुआ है, इन समर सीजन क्लोथ ड्राई इजिली एंड फास्ट। समर सीजन में क्या होता है, क्लोथ जो होता है बहुत आसानी से ये होता है, सूखता है। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। क्या है भाई, रेनी डेज में क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन कंपैरेटिवली स्लो हो जाता है। रीज़न वही है जो मैंने आपको बताया कि वाटर पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट होता है जो उस वाटर पार्टिकल्स को अपने तरफ नहीं आने देता है जो ऑलरेडी किसी कंटेनर के अंदर रखा हुआ है। देखिए वही है, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, दस इट नॉट अलाउ एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर टू मूव टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो। एग्जाम्पल में देखिए वही दिया हुआ है कि रेनी डे में क्लॉथ जो होता है वो आसानी से सूखता नहीं है। जितना तेज़ी से आपका कपड़ा जो है, भीगा हुआ कपड़ा जितना तेज़ी से गर्मी में सूखेगा उतना तेज़ी से वो रेनी डेज में नहीं सूखेगा, है ना, यही वजह है उसका। तो ह्यूमिडिटी का भी असर होता है, ह्यूमिडिटी अगर है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है, कम है। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे इफेक्ट ऑफ विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड हाई है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, हाई होगा। देखिए वही लिखा हुआ, बाई ब्लोइंग विंड इन्वायरमेंट पार्टिकल्स आर रिलीजिंग वेपर कंटिन्यूड मूव अवे एंड अलाउ एडिशन ऑफ प्रोड्यूस्ड वाटर, है ना। जो मैंने बताया ना कि जैसे मान लो ये वाटर आपने रखा हुआ और ये वाटर का पार्टिकल्स है, तो विंड क्या करेगा, इसको अवे कर देगा। तो आप जब विंड इसको अवे कर देगा तो यहाँ पे तो वाटर पार्टिकल नहीं है ना, तो ये नए वाटर पार्टिकल्स को मूव करने के लिए स्पेस प्रोवाइड कर देगा, है ना। तो वही है, देखिए यहाँ पे वही दिया हुआ है, इन विंडी डे वेटेड क्लोथ इजिली ड्राई अप एंड देन कॉमन डे के कंपेयर में ये आसानी से सूखता है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखने जा रहे हैं कि नेचर ऑफ लिक्विड। देखिए इसका चर्चा आपके एनसीईआरटी में नहीं किया लेकिन मैंने आपको बता दिया है। देखो अगर आप डिफरेंट टाइप का लिक्विड लेते हो और उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन चेक करते हो तो आप पाओगे कि डिफरेंट टाइप के लिक्विड का रेट ऑफ इवेपोरेशन डिफरेंट होता है। अब जैसे पेट्रोल आप रख दो, वाटर रख दो और मस्टर्ड ऑयल रख दो और सबको एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद आप देखो तो आप देखोगे पेट्रोल बहुत तेज़ी से इवेपोरेट कर जाएगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन देखोगे तो पेट्रोल का सबसे ज़्यादा, उसके बाद किसका, वाटर का, और उसके बाद किसका, मस्टर्ड ऑयल का, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि लिक्विड का नेचर भी डिटरमाइन करता है कि उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसा होगा। तो देखिए मैंने लिख दिया है, वोलाटाइल लिक्विड जैसे पेट्रोल, केरोसिन, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सब बहुत तेज़ी से इवेपोरेट करता है। जबकि नॉन वोलाटाइल लिक्विड जो आप देख रहे हो जैसे मिनरल ऑयल हो गया, ये वैक्स हो गया, ये सब का इवेपोरेशन जो होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक ना। तो ये वही चीज़ बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इवेपोरेशन काउज कूलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपके इस चैप्टर का, कि इवेपोरेशन जब होता है तो कूलिंग काउज करता है। क्यों भाई, अब जैसे मान लो ये कोई सरफेस है और इस पर वाटर का फिल्म पड़ा हुआ है, तो ये वाटर का फिल्म जो होता है ना, इस सरफेस के काइनेटिक एनर्जी को गेन करके इवेपोरेट करता है। तो समझ रहे हैं, जब ये सरफेस का काइनेटिक एनर्जी लूज होगा तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब जैसे आपके पाम पर अगर पेट्रोल डाल दिया जाए तो पेट्रोल के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो आपके पाम से हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट कर जाते हैं। तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपके पाम का जो टेम्परेचर इफेक्ट होगा, आपके पाम का जो हीटिंग इफेक्ट होगा वो घटेगा, है ना, वही बात है। तो देखिए वो वही लिखा हुआ है, व्हेन लिक्विड सरफेस गेट इवेपोरेट इट टेक एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, दस लॉस ऑफ एनर्जी अकर इन द फॉर्म ऑफ हीट। और जब लॉस ऑफ एनर्जी हीट के फॉर्म में होगा तो क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट काउज होगा। जैसे देखिए, इफ़ यू मेक लेयर ऑफ वाटर ऑन योर बॉडी सरफेस, आप अपने बॉडी सरफेस पे वाटर मान लो लगा दो, तो आप क्या पाते हो कि वाटर इवेपोरेट करता है। और जब वाटर इवेपोरेट करेगा तो क्या होगा, आपको कूलिंग इफेक्ट काउज होगा। वही देखिए लिखा हुआ है कि इट गेट इवेपोरेट बाय यूटिलाइजिंग टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी या योर बॉडी सरफेस एंड काउज कूलिंग,
है ना। ऐसे भी आप देखते होंगे, अगर आप अपने हाथ पैर पे पानी डालते होगे तो आपको ठंडा लगता है, क्यों? क्योंकि वो वाटर जो होता है ना आपके हाथ और पैर के सरफेस पे जो हीट है ना, उस हीट को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट करता है। तो लॉस ऑफ हीट आपके हाथों में होता है, आपके बॉडी सरफेस पे होता है, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट, ये कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और मैंने एग्जांपल दिया है कि जैसे देखो, अगर किसी पर्सन को हाई फीवर होता है तो बोला जाता है कि उसको पानी की पट्टी दो। क्यों भाई? क्योंकि हाई फीवर जो होता है ना, वो क्या करता है, वो वाटर सरफेस जो आप लगाते हो हैंड पे, हाथ पे, पाम पे, इस सब पे लगाते हो ना, तो वो क्या करता है, वो आपके बॉडी के सरफेस से, जो पेशेंट होता है उसके बॉडी के सरफेस से हीट लेता है और हीट लेकर के वो वाटर इवेपोरेट करता है। तो इससे उस पेशेंट का जो बॉडी का टेम्परेचर होगा ना, वो घटेगा। जो उसका बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया वो घटेगा। ठीक ना। अगर हाई फीवर है तो आप ये फंडा इस्तेमाल कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा हाई फीवर है तो आप कोशिश कीजिए कि उसके बॉडी के सरफेस को प्रॉपरली जो है वो आप एक मतलब पोंछ दीजिए उसको। ये ठंडे पानी से अगर उसके बॉडी के सरफेस को पोंछिएगा ना, तो उसका टेम्परेचर जो होगा थोड़ा सा कम होगा। ओके, चलिए आगे है क्या कि अगर आप आइस ब्लॉक को स्टोर करना चाहते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर जूट का, जैसे ये आइस ब्लॉक है तो इसके ऊपर जूट का बोरा लपेट दिया जाता है ना। क्यों? क्योंकि जूट का बोरा जो होगा ना, वो वाटर जो होगा वो जूट के बोरे में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उस पोर्स के थ्रू सरफेस पे आ जाएगा और यहाँ से इवेपोरेट करेगा। जब यहाँ से इवेपोरेट करेगा तो अंदर का इफेक्ट को क्या कर देगा, कूलिंग इफेक्ट काउज करेगा। और ये आइस क्यूब्स कंपेरेटिवली जो होगा वो देर से गलेगा, है ना। वही चीज़ किया जाता है। नेक्स्ट आप देख रहे होगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का कि वी यूज कॉटन क्लॉथ इन समर सीजन। समर सीजन में हम लोग कॉटन क्लॉथ पहनते हैं ज़्यादा, मतलब हम लोग को यह पहनना भी चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि कॉटन क्लॉथ जो होता है वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको सरफेस पे ले आता है ना। वही लिखा हुआ है, कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्ब स्वेट एंड ब्रिंग टुवर्ड सरफेस विद इवेपोरेशन काउज कूलिंग। और इसी तरह से आपको क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। ये गर्मी के दिनों में आपको थोड़ा सा राहत मिलेगा इससे, जबकि आप दूसरे कपड़ा पहनोगे तो वो इवेपोरेशन बहुत तेज़ी से नहीं करेगा, क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर वे में वो नहीं कर पाता है। ठीक, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, अगला एग्जांपल आपके फिर से एनसीईआरटी का हमने उठाया है कि वाटर स्टोर इन अर्थन पॉट बिकम कूल इन समर सीजन। अर्थन पॉट में जो वाटर रहता है ना, मतलब घड़ा में, पानी में, घड़ा में अगर आप पानी रखते हैं समर सीजन में तो आप देखते होंगे वो ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि घड़ा का जो सरफेस है ना, घड़ा का जो सरफेस है उसमें बहुत सारे माइन्यूट पोर्स अवेलेबल होते हैं और वाटर जो होता है ना वो सरफेस पे आ जाता है रिस करके। तो वाटर जब रिस करके सरफेस पे आता है तो बाहर का टेम्परेचर क्या है, बहुत हाई है, तो वो इवेपोरेट करेगा। जब इवेपोरेट करेगा तो अंदर के टेम्परेचर को क्या कर देगा, वो कूल कर देगा। वही चीज़ है, देखिए अर्थन पॉट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट पोर्स थ्रू विच वाटर ड्रॉपलेट्स मूव आउट ओवर सरफेस एंड कॉन्स्टेंटली इवेपोरेट। जब इवेपोरेट काउज करेगा तो इससे जो अंदर का जो पानी है, घड़ा के अंदर जो पानी रखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट देखिए अगला एग्जांपल मैंने फिर से एनसीईआरटी का उठाया है कि डेजर्ट कूलर काउज कूलिंग इफेक्ट इन हॉट ड्राई डेज। देखो डेजर्ट कूलर जो होता है वो क्या करता है, अपने साथ बहुत ही फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स रिलीज करता है और ये ड्रॉपलेट्स आपके इन्वायरमेंट में फैल जाएगा। और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या है, हाई है, तो वो ड्रॉपलेट्स जो होता है वो इवेपोरेट होता है और जब इवेपोरेट होगा तो क्या होगा, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को कम कर देगा। कुछ इसी फेनोमेनन पे काम करता है। देखिए वही मैंने लिखा है, डेजर्ट कूलर रिलीज वेरी फाइन पार्टिकल्स वाटर ड्रॉपलेट्स in environment or surrounding which get evaporate fastly and cause cooling effect. ओके, तो ये हो गया आपका क्या, डेजर्ट कूलर का कूलिंग इफेक्ट। अब अगला लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है आपका प्लाज्मा स्टेट और बीईसी। चलिए इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर जो आप देख रहे हो, इसको विलियम क्रूक्स ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बोला जाता है और इसमें होता क्या है, आयोनाइज गैसियस पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं इसके अंदर। और ये जो आयोनाइज गैसियस पार्टिकल होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है, गैसियस काइनेटिक एनर्जी से भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। और इसमें ग्लोइंग प्रॉपर्टी भी अवेलेबल होता है, जैसे ट्यूब हो गया, बल्ब हो गया। आपने सीआरटी देखा होगा, कैथोड रे ट्यूब, जो पिक्चर ट्यूब जो होता है टीवी में, वो सब क्या होता है, उसके अंदर प्लाज्मा स्टेट पाया जाता है। ठीक ना, इवन सन स्टार ये सब में प्लाज्मा स्टेट पाया जाता है। तो मेन इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखना है, ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, हाईली आयोनाइज्ड गैसियस पार्टिकल्स होता है जिसका काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होता है और इसमें ग्लोइंग प्रॉपर्टी होता है। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है इस प्लाज्मा स्टेट के बारे में।
नेक्स्ट मैंने आपको बताया है बीईसी के बारे में, जिसको हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखो ये एस.एन. बोस, सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा ये प्रपोजल दिया गया था और अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको सपोर्ट किया था। तो इसको बनाया गया है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। देखिए ये स्टेट ऑफ मैटर, जहाँ ऊपर वाला जो स्टेट था प्लाज्मा स्टेट, जहाँ पे हाई काइनेटिक एनर्जी था, वहीं पे जो बीईसी है ना उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत लो होती है और ये एक्सट्रीमली कूल्ड कंडीशन में डेवलप होता है। ये एक्सट्रीमली हाई कंडीशन, ये एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे था ना, और ये एक्सट्रीमली कूल कंडीशन में डेवलप होता है। और इसको फन स्टेट ऑफ मैटर भी बोला जाता है, क्योंकि जब ये कूल्ड है और एक्सट्रीमली लो काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब क्या है, ये वैसा पार्टिकल का बना हुआ होता है जिसका नेग्लेजेबल एनर्जी होता है। वैसा पार्टिकल जिसका एनर्जी नेग्लेजेबल हो, ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ना। तो ऐसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, बीईसी। ओके, तो इस तरह से आपका ये टॉपिक फिनिश हो चुका है फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का। मुझे आशा है मुझे ऐसा है कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा पढ़ करके। आपका इसका सारा भी डाउट जो होगा वो क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में आकर के हमसे सवाल कर सकते हैं। इवन टेलीग्राम पे आपको ये मैसेज दे सकते हैं हमको। टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी दिया हुआ रहता है आपके हर वीडियो के नीचे में, तो आप उसको जाइए और उस लिंक से खोल करके अगर आपको कोई आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। तो इस तरह से ये चैप्टर फिनिश हो चुका है 9th क्लास का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।